सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो यार, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे साइंस का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि एक फिजिक्स का पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद और कुछ चीज़ें देखा, साथ ही साथ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा, उसमें हमने मूवमेंट को, इनर्शिया को, ये सब पढ़ा। फिर हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मूवमेंट को समझा था, है ना। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट एंड मास का रिलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने क्लियर किया था। आज के सेशन में अपन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे और किस तरीके से सेकेंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला डेवलप करेंगे, लाइक दैट, है ना। ये सब चीज़ें चलने वाली है आज के सेशन में, तो एकदम इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। बिल्कुल मिस नहीं करना है, पूरे लास्ट तक देखना है। वैसे भी यार इतना 15-15 मिनट से भी कम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यार इतना तो कॉन्सेंट्रेट कर ही सकते हो, है ना। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। शुरू करें। ओके, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 9। एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स वगैरह चाहिए, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए, आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट कीजिए, सब मिलेगा। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है, ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस कर लिया है भाई, चेंज क्यों नहीं हो रहा है। अनबैलेंस फोर्स पढ़ लिया है। लॉज ऑफ मोशंस में हमने देखा गैलीलियो का क्या कहना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा, इनर्शिया एंड मास को पढ़ा, उसके बाद हमने मोमेंटम देखा। मोमेंटम के बाद काफ़ी सारे मोमेंटम पे हमने क्वेश्चन लगाया ना। आज अपन स्टार्ट करने वाला है स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने देखो मूवमेंट का एक स्पेशल वीडियो बनाया था, क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ जो है ना वो मूवमेंट पे ही काम करता है। तो पहले अगर मूवमेंट समझ लो तो सेकेंड लॉ को समझने में और आसानी हो जाएगा। तो यार प्रीवियस मूवमेंट वाला चैप्टर नहीं, वो वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देखो, प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूँ, चेकआउट करो यार, है ना। तो देखो यार, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट के पहले क्या कहता है, इसको देख लो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्यों बोल रहा है यार? हमें पता है दुनिया में कोई भी चीज मूव हो रही है या उस पर तो अनबैलेंस फोर्स ही लग रहा है। अगर किसी चीज पे बैलेंस फोर्स लग रहा हो तो वो बॉडी तो रेस्ट में रहेगी। मान लो इधर से भी 2 न्यूटन, इधर से भी 2 न्यूटन, तो मेरा मुंडी तो सीधा ही रहेगा। तो मुझे एक तरफ ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा अनबैलेंस फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो बॉडी मूव करेगी, है ना। तो अनबैलेंस फोर्स वही कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के इन अ सेम डायरेक्शन। यही है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? फिर से बोल रहा हूं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? कोई आपसे पूछेगा तो बोलना द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? फोर्स। ठीक है, दैट इज अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, चलो ये नहीं पड़ गया। अब इसका डेरिवेशन में करता। चलो ये सब चीजें लिखी हुई है, बट मैं आपको डेरिवेशन कैसे कराऊंगा? भैया तुम कहाँ चले गए, तुम तो यहीं रहो, तुम चलो, मैं पूरा डेरिवेशन आपको खुद कराने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, मजा आएगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो देखो यार, अपन ने क्या पढ़ा है पहले वो देख लो। पहले तो अपन मोमेंटम लिख लेते हैं। अपन मान लेते हैं कोई बॉडी है, तो ये हमारा क्या है? एक बॉडी है ना। इस बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा? ये बॉडी जाहिर सी बात है मूव करेगा, कुछ देर बाद वो बॉडी कुछ यहाँ पहुँच जाएगा। तो देखो क्या है, दिस इज पॉइंट पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी। सो लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास को हमने मान लिया है m। तो ये बॉडी का, ये जो बॉल है उसका मास m है। ऐसा तो नहीं धक्का लगाने के बाद मास बदल गया। ऐसा तो आपने एक बॉल लिया और बॉल को यहाँ से फेंका अपने दोस्त को, तो 4 किलो का बॉल आपने फेंका, आपके दोस्त के पास 2 किलो का पहुंचा। ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो मास सेम रहेगा। ओके, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m। नाउ अब इनिशियली मैंने क्या किया, इस पे फोर्स कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हम लेते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा भाई? इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? u से डिनोट करते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड और दैट इज इन kg। नाउ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी भाई?
v से डिनोट करते हैं v मीटर पर सेकेंड। नाउ अब देखो इनिशियल मूवमेंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी मूवमेंट, शुरू में मूवमेंट क्या है और फिर बी पॉइंट पे मूवमेंट क्या है, तो अपन दो मूवमेंट यहाँ पे निकालेंगे, इनिशियल मूवमेंट एंड फाइनल मूवमेंट। दो वेलोसिटी निकाला है ना हमने, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, तो दोनों वेलोसिटी पे दो अलग अलग मूवमेंट मिलेंगे। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, p से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब हमारे पास दो वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है दो मोमेंटम होंगे, तो एक होगा हमारा इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा बॉडी की, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसको अपन p1 से डिनोट करेंगे, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। वहीं हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2 से डिनोट कर दो, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास तो सेम है ना, ऐसा तो नहीं बॉल 2 किलो का बॉल फेंके तो अपने तुम्हारे दोस्त के पास 1 किलो का बॉल पहुंचा, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो ये हो गया। अब क्या कहता है अकॉर्डिंग ना, ओके अभी रुको, अभी यहाँ अकॉर्डिंग टू नहीं चलते हैं। इसके बाद क्या रेट ऑफ अपन निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, कितना मोमेंट चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। क्यों, देखो ये इनिशियली मोमेंटम हमारा ये था, फाइनल मोमेंटम हमारा ये था, देख लो जैसे इनिशियल मोमेंटम हमारा ये है, फाइनल मोमेंटम हमारा ये है। तो इनिशियल और फाइनल क्यों आया, कुछ मोमेंटम चेंज हुआ है तभी तो इनिशियल और फाइनल नाम का वर्ड आया है, कुछ ना कुछ तो अलग होगी, हो सकता है इनिशियल में वेलोसिटी कम हो, फाइनल में वेलोसिटी ज़्यादा हो, ये कुछ भी हो सकता है लाइक दैट, तभी तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल में लिखना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम यानी p2, इनिशियल मोमेंटम यानी p1, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p2 की वैल्यू mv माइनस p1 की वैल्यू mu, है ना। तो यहाँ से m, दोनों में m है तो m कॉमन ले ले तो आ जाएगा v माइनस u, ठीक है। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या स्टेटमेंट है भाई, क्या स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, m v माइनस यू अपॉन टी। ये t क्यों लगाया, कभी भी बच्चा लोग किसी भी डेफिनेशन में अगर आपको मान लीजिए आता है, मान लीजिए ऐसा आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स का रेट टाइम के साथ डिवीजन, ये मतलब होता है। ऐसे ही मान लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया तो v अपॉन टी। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाल लिया, डेट इज इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, एंड रेट यानी टाइम से डिवीजन। तो क्या हुआ, फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, यार a कहाँ से आ गया सर, यार तुम खुद बताओ ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज यानी टाइम के साथ डिवीजन। जब भी रेट ऑफ चेंज किसी भी आता है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ डिवाइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स का टाइम के साथ डिवाइड, तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे मैंने a लिख दिया, कुछ गलत किया, बिल्कुल नहीं किया सर, एकदम सही हो आप, एकदम गलत नहीं, आप गलत कैसे हो सकते हो हो सकता हो यार, मैं भी गलत हो सकता हूँ। नाउ जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को, याद रखना फॉर्मूले में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ऐसा नहीं, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, फॉर्मूला हमेशा इक्वल में बनता है हमारा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में हम जब भी कन्वर्ट करें तो हमें कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ हम अपने से मान लेते हैं k को, k इज कांस्टेंट वेयर m है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लगाया k एंड ऑल आर सेम, तो f इज इक्वल टू k ma, वेयर k इज अ फोर्स कांस्टेंट, ऐसा लिख दो, फोर्स कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू assumed to be 1, और इसकी जो वैल्यू है हम खास फोर्स
के केस में इसकी वैल्यू हम 1 एज्यूम करते हैं, तो k की जगह पे 1 आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लीजिए आपका सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला मिला। तो आप लोग जो पढ़ते हो ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो इस तरीके से डिराइव हुआ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से, मोमेंटम की फॉर्मूले की हेल्प से हमने फोर्स को बनाया। तो यही है F इज इक्वल टू ma, ठीक है। यूनिट क्या होगा, मास, फोर्स का यूनिट मास kg और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ये अपन न्यूटन कहते हैं, डेट इज न्यूटन। तो फोर्स का SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है, NE न्यूटन, ठीक है, NEWTON वो वाला न्यूटन, शॉर्ट में N से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कोई पूछ दे आपको यार 1 न्यूटन को डिफाइन करो, तो 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे, 1 न्यूटन को, यहाँ 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब kg 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे करोगे, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, 1 किलो, जब 1 किलो मास है किसी ऑब्जेक्ट का और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देन इज इक्वल टू न्यूटन। जब 1 किलो का बॉडी, 1 किलो के बॉडी को मूव करने के लिए जो एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज न्यूटन, है ना। आप चाहो तो ये आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल वो दिखा देता हूँ, लाइक दैट, है ना। 1 न्यूटन इज व्हाट, when an acceleration of 1 meter per second square is seen in a body of mass 1 kg, then the force applied on the body is said to be 1 newton, ठीक है। जब बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करती है, कितने किलो की बॉडी, 1 किलो की बॉडी, तो उस पर जो फोर्स लगता है वही होता है हमारा 1 न्यूटन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिख लो। बाकी डेरिवेशन तो मैंने करा ही दिया, बाकी जो डेरिवेशन ये देखो वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, आप इस तरीके से भी इस डेरिवेशन को आप नोट आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं इसी पे। इसके बाद मुश्किल से यार एक वीडियो और बनेगा और चैप्टर खत्म हमारा ये, ठीक है। सो प्रूव ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ, ओके। अब हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से प्रूव करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहले ये बताओ मुझे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, रिमेन रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है देन इट्स रिमेन मोशन में ही रहेगी, until an external force acted। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। यही है हमारा सेकेंड। तो अब इसकी हेल्प से मुझे फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है। तो देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू 0, अगर यही कह रहा है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे बॉडी पे, 0 हो, देन अ मूविंग बॉडी कीप्स मूविंग विथ अ सेम वेलोसिटी और अ बॉडी इज एट रेस्ट कंटिन्यूअस टू बी रेस्ट। अगर बॉडी पे फोर्स ना लग रहा हो, F इज इक्वल टू 0 हो, तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी, है ना, या फिर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यूअस मूव करती रहेगी। तो यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज है, सर F की वैल्यू 0 है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है क्या? गलत। बॉडी रेस्ट में हो सकती है, बट सिर्फ रेस्ट में होगी क्या? नहीं। फोर्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हो सकता है, एक तो मतलब ये हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में है, दूसरा मतलब ये हो सकता है वेलोसिटी जो बॉडी है वो पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। एंड जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, इट मींस उस पर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है ना। तो F इज इक्वल टू 0 का मतलब हमेशा ये मत समझ लेना कि बॉडी रेस्ट में ही है, बॉडी मोशन में भी हो सकती है, हो सकता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो ये चीज को माइंड में रखना। वही है आगे, इफ F इज इक्वल टू 0 वी नो डेट नाउ फोर्स इज इक्वल टू mv माइनस u अपॉन t। अभी हमने प्रूव किया था ये चीज, है ना, सेकेंड लॉ से। नाउ अब बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वैल्यू, अगर जो बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी u से अगर मूव कर रही है,
बॉडी अगर इनिशियली u से मूव कर रही है, देन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू यू। हाउ, नहीं समझ में आया? तो देखो फोर्स इज इक्वल टू हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और क्या होता है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हो। नाउ पहला केस है, अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअस मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। इट मीन्स इफ अ बॉडी हैव इनिशियल वेलोसिटी u, इफ अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी u है, इन दैट केस जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा m, और इफ एंड फोर्स की वैल्यू अगर 0 हो, बॉडी पे ना लग रहा हो, देन m v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू हो जाएगी 0, और t इधर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ये t इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 2 0, और m डिवाइड होगा तो 0 अपॉन m 0, तो घुमा फिरा के हमारा क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u इधर भेज दो तो v इज इक्वल टू यू, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। तो फोर्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बॉडी रेस्ट में है, और इसको मैंने इस डेरिवेशन की हेल्प से आपको समझा दिया कि फोर्स इज इक्वल टू 0 इट नॉट मीन कि द बॉडी विल बी अ रेस्ट। देख लो, इनिशियल वेलोसिटी u था तो फोर्स 0 करने पे वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, यानी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, सेकंड केस है, अगर बॉडी रेस्ट में है, इफ द बॉडी आर इन रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम 0 मान लें और फोर्स को अपन रखे 0, क्योंकि बॉडी पे तो वैसे भी नहीं लग रही है। इन दैट केस क्या होगा भाई, इन दैट केस फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, m v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू 0 तो v इज इक्वल टू 0, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी अ 0। इट मीन्स सो द बॉडी विल बी रेस्ट। अगर इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनल भी रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कोई फोर्स ना लगे, यानी फोर्स की वैल्यू 0 हो तो इनिशियली वेलोसिटी बॉडी रेस्ट में है तो फाइनली भी बॉडी रेस्ट में रहेगी। और अगर फोर्स इज इक्वल टू 0 हो, इनिशियल बॉडी अगर u स्पीड से चल रही है तो फाइनल भी वो u स्पीड से ही चलेगी। यही प्रूव है सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ की हेल्प से। ठीक है, समझा दिए। कोई भी अगर पूछेगा कि आप कैसे फर्स्ट लॉ को आप कह रहे हो बॉडी रिमेन रेस्ट और रेस्ट ही रहेगा, मोशन है तो मोशन में ही रहेगा, अगर उस पर फोर्स ना लगे तो उसको हम प्रूफ करके दिखा दिए। देख लो, अगर फोर्स 0 है और बॉडी इनिशियली मोशन में है तो फाइनली भी मोशन में ही रहेगी। बॉडी फोर्स 0 है, बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनल भी रेस्ट में ही रहेगी। तो हमने इस सेकेंड लॉ के मोशन का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, इसकी हेल्प से इसको प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, बस गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, और चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।